सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में नमन। परम श्रद्धेय संत शिरोमणि और शिक्षा के अग्रसर भी कह सकते हैं, जो शिक्षा की जो अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सांचौर मठ के मठाधीश कह दें या सांचौर के पूरे एरिया में जो सामाजिक एक शिक्षा की जो क्रांति ला रहे हैं, महाराज जी वरिष्ठनाथ जी बाबा जी के चरणों में नमन। कुसीब की इस धरा पर विराजमान सभी कुसीब वासी, आसपास के ग्रामवासी और सामाजिक बंधु, आप सबको मेरा नमस्कार। मंचासीन अतिथि महोदय, एडिशनल एसपी साहब, सरपंच साहब, नायब तहसीलदार जी, शंकर जी अधीक्षक सिवाना, मोढ़ाराम जी अध्यापक और टीचर्स जो यहाँ रखे हैं, सभी को नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। इन्होंने मोटाराम जी ने मुझे फ़ोन किया, बात होती रहती है मोटाराम जी को जब भी ये कुछ नया काम करते हैं, चाहे वो इनके स्कूल में कोई बच्ची पास हो, इनके स्कूल में कुछ नया प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, ये मेरे से ज़रूर शेयर करते हैं, क्योंकि मैं इनकी छोटी बहन के जैसी हूँ। तो हमेशा ही इन्होंने बहुत स्नेह रखा है। यहाँ भी मैं जब 2.5 साल और 3.25 साल यहाँ रही तो समाज के विभिन्न पहलुओं पर हमारी चर्चा होती थी। शंकर जी से भी चर्चा होती थी, उमेश जी सरपंच साहब आपके भीमगोड़ा है, हुकुम सिंह जी आपके कुसीब सरपंच साहब है, उनसे भी चर्चा होती रहती थी। कुसीब गांव से जब मैं सिवाना थी तो सिवाना में मेरे पास में 61 ग्राम पंचायतें थी और लगभग 250 के आसपास राजस्व गाँव थे। हर राजस्व गाँव में मैं गई हूँ, हर ग्राम पंचायत में गई हूँ और कुसीब अपने बालोतरा के बॉर्डर पे पड़ता है। और लेकिन सरपंच साहब को पता है कि कुसीब गांव से मतलब मेरा तो इससे मैंने गोद ले लिया हो। कुसीब गांव में मतलब मैंने मेरी लाइफ की अगर सबसे बड़ी अगर कोई कार्रवाई की तो वो कुसीब में की। आपके सभी सरपंच जितने भी आपके सरपंच साहिबान हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जिनसे बात होती थी वो आपके हुकुम सिंह जी थे, क्योंकि बहुत इजी होता था, आप आते थे तो बात करते थे। तो कुसीब गांव से मेरा बहुत कनेक्शन है। यहाँ पे मैं 4-5 बार विजिट पे भी आई, काफ़ी समस्याएं भी देखी, और भी कोई समस्या होती थी तो उसमें आती थी। और आपके एक वो परिवार भी था चंपालाल, जो बहुत जिसने सीएम साहब तक हमारे शिकायत करता काम, तो आप जानती है चंपालाल जी ट्रांसपुरी। तो उसके संबंध में भी सरपंच साहब को कहते हैं मामला निपटाओ, आप करो। सरपंच साहब कहते हैं मैं मामला निपटा रहा हूँ। उसी गांव से मेरा बहुत मतलब एक आत्मिक संबंध है। तो जब मोटाराम जी का फ़ोन आया मेरे पास, मैं मैसेज किया इन्होंने, इसी में हमने यहाँ पे संस्थान की हम मतलब नींव हम रख रहे हैं। बच्चे और महिलाएं और बालिकाएं, बुजुर्ग, माता पिता सभी आएंगे, तो आप पधारिए। सबसे पहले कुसीब नाम सुन के मुझे हंसी आ गई। सिवाना में वापस 7-8 महीने बाद भी जाना है तो भी जाना कुसीब नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पूरी ज़िंदगी में आपके देखती हूँ, मैं आ जाती हूँ, लेकिन सीएम साहब की ड्यूटी आ गई, विजिट थी अचानक, तो कल हम उस ड्यूटी में बिजी थे। अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं बहुत दूर से आई हूँ, क्योंकि मेरे से दूर तो बाहर जी आए हैं। वो हमसे आके पहले बैठ गए। इसका मतलब यही है कि हम अभी भी थोड़े आलसी हैं, थोड़े या तो लेट उठते हैं या फिर थोड़ा हम आने के ऐसा है। तो सुबह और भी कोई काम हो गया, फिर मैंने कहा नहीं मैं लेट तक भी आऊँगी, लेकिन मैं आऊँगी जरूर। तो सबसे पहले तो माफ़ी चाहते हैं आपसे कि आपने हमारा इंतज़ार किया, लेकिन हम आपको निराश नहीं करेंगे। मैं अपने शब्दों से ये चाहूँगी कि आपको मैं ऐसा कुछ मूल मंत्र दे पाऊँ जो आप अपने बच्चों को जरूर दें आज शाम को जाकर के घर पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटे बच्चे भी बैठे हैं, कुछ युवा बैठे हैं, कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, बच्चियाँ बैठी हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था शुरू से ही थोड़ी कमजोर रही है, लेकिन आज के समय में हर सरकार, हर जनप्रतिनिधि और साथ के साथ आपके
समाज के समाज बंधु, समाज सेवक और आपके जो भी ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो प्रशासन के हो चाहे पुलिस के हो, हर समाज का हर ऑफिसर महिलाओं और बच्चों के लिए जरूर कार्य करता है। अगर वो 10 काम करता है तो उसमें से अगर 4 काम महिलाओं और बच्चियों के लिए होते हैं, कोई भी अच्छा काम करना, उनको कोई प्रशासनिक कार्य के अंदर उनको महिलाएं और बच्चों के लिए काम करना होता है, तो वो भी अच्छे से उस काम को करता है, क्योंकि उनको भी लगता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो समाज जो है उसको ये समझना भी बहुत जरूरी है कि महिलाओं और बच्चियों के लिए जब सरकार और हर व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो आपको अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज अपने आत्ममंथन करनी होगी कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे आपके आसपास कितनी महिलाएं पढ़ रही है, कितनी महिलाएं हैं जो कि अब अपने अधिकारों के लिए उनको लड़ना नहीं पड़ रहा है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ करके अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर रही है। ऐसा बहुत कम घर होते हैं जहाँ पे बच्चे बच्चियां रोते हैं कि मुझे पढ़ना है और मुझे बाहर भेजो। ऐसा होता है क्या? अपने समाज के अंदर ये चीजें नहीं होती कि मुझे जोधपुर जाके बड़ी पढ़ाई करनी है, जयपुर जाके बड़ी पढ़ाई करनी है और मेरे माँ बाप नहीं भेज रहे हैं। मोटाराम से होता है क्या? अब नहीं होता है। यानी अब अगर बच्चा कहता है कि मुझे साइंस दिलाओ, मैं अच्छा नंबर लाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो पिता उसको ये कहता है कि ठीक है, कहाँ जा रहा है? सिवान में जाके पढ़ना है, टैक्सी का प्रबंध मैं कराता हूँ, गाड़ी में दिलाता हूँ, साइकिल में दिलाता हूँ, तू पढ़। यानी अब आर्थिक और जो एक अपन ऐसी बात करता है ना भाई जिसमें माँ बाप आगे आकर के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, पहले वो स्थितियां थी, अब ऐसी स्थितियां नहीं है। अब हर माँ बाप को ये पता है कि अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको हम पढ़ाई के लिए स्कूल भेजेंगे, कोचिंग भेजेंगे, पैसा इधर उधर से कैसे भी कलेक्ट करके गांव पूरा सहयोग करता है। यानी अब कमी क्या है आपको सोचना, कमी क्या है? कमी है आपके बच्चे के अंदर लगन की और उसकी रुचि की। लगन और रुचि अगर नहीं होगी तो आपका बच्चा उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएगा जिस मुकाम पे आप उसको देखना चाहते हो। अगर उसको कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, कोई सरकारी कर्मचारी बनना है, उसको अगर कहीं पर भी वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो अगर अपनी पढ़ाई नहीं पूरी करना चाहता है, सिर्फ पढ़ाई कि मेरे को सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई पूरी करनी है और किसी भी सरकारी नौकरी में जाना है, तो उसको लगन और उसकी रुचि जितनी होगी वो उतना ही आगे बढ़ पाएगा। तो आप अपने बच्चों में आप उस लगन को और रुचि को बढ़ाइए। उसके लिए सबसे पहले तो आप बच्चों को सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रखिए। आजकल सोशल मीडिया पे इस तरीके के चीजें आ गई है जिससे कि बच्चे अपनी पढ़ाई से बिल्कुल दूर जा रहे हैं। गाने सुनेंगे तो ऐसे गाने सुनेंगे जिसमें नशे की बात की जाएगी, जिसमें लड़कियों के ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स होंगे, जिनके ऊपर इस तरह के शब्द यूज किए जाएंगे जो शब्द हम अपनी माता पिता के बीच में बैठ के नहीं बोल सकते, जो हम अपनी बहनों के लिए नहीं गा सकते, वो गाने आपके बच्चे सुनते हैं और आप उन गानों पर बच्चों को सुना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं, मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं और वो गाने आराम से एंजॉय कर रहे हैं। मैं उन गानों का बिल्कुल मतलब एक तरीके से सहयोग नहीं करूंगी, मैं उसका समर्थन नहीं करूंगी कि सोशल मीडिया आपकी कम से कम ग्रेजुएशन तक आप अपने बच्चों को फोन दें तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ आप उसकी सुरक्षा के लिए फोन दीजिए, बाकी उन्हें सोशल मीडिया से दूर रखिए। जब तक आपके सोशल मीडिया से आप उनको दूर नहीं रखेंगे, आप उन बच्चों को कुछ नहीं बना पाओगे। जैसे मैं आरएस बनी, साहब एडिशनल एसपी बने, चलो साहब तो पुराने 10 साल 15 साल पहले ही अधिकारी बन गए थे। 15 साल पहले सोशल मीडिया कम था और साहब एक ग्रामीण परिवेश से आगे आए हैं। मैं तो सिटी में थी, मेरे पास में फोन जब मैं कॉलेज में थी तब भी था, लेकिन जब मैं आरएस बनी उस दरमियान और जब मैं पहले टीचर थी, लेक्चरर थी, उस दरमियान मेरे पास में वैसा फोन ही नहीं था जिसमें कि ये सोशल मीडिया चलता है। जबकि मेरे साथ की सभी लड़कियों के पास में फोन था। क्या मैं नहीं ले सकती थी? मैं ले सकती थी, लेकिन मुझे ये पता था, मुझे ये ज्ञात था कि इस सोशल मीडिया एक जहर है। अगर ये सोशल मीडिया और इस फोन का मैंने उपयोग किया, उसको चलाया, तो ये मेरा समय पूरा खा जाएगा और इस पूरे समय में जितने समय में मैं सोशल मीडिया देखूंगी वो चलचित्र और वो जो मीडिया है वो मेरे दिमाग के अंदर जाएगा और जब मैं पढ़ाई करने के लिए किताब उठाऊंगी तो मेरे दिमाग के अंदर, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट थी, हमारे दिमाग के पीछे एक छोटा दिमाग होता है,
उसके अंदर मेमोरी सेव होती है। जैसे मैं नायब साहब से पहली बार मिली हूँ, तो मैंने इनको देखा, इनकी मेमोरी जो है वो मेरे दिमाग में फिट हो गया। अब मैं सेकेंड टाइम देखूंगी तो मेमोरी क्या कहेगी कि ये वो व्यक्ति है जिसको मैंने यहाँ देखा। तो आप जब टीवी देखते हैं, आप जब गाने सुनते हैं, आप जब किसी गलत बात को देखते हैं, गलत चीज को देखते हैं, तो वो जो मेमोरी होती है, वो जो याददाश्त होती है, वो याददाश्त आपके दिमाग में छप जाती है। फिर जब आप किताब पढ़ते हैं, तब आप चाह कर भी आपके बच्चे किताब के अंदर अपना ध्यान नहीं लगा पाते। क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट थी, साइंस की टीचर भी थी, इसलिए मैं आपको ये बात समझा रही हूँ। अपने बच्चों को जाके समझाएं कि अगर पढ़ाई करनी है तो अपने दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बातों को सेव करें, पढ़ाई से संबंधित मेमोरीज बनाएं। जैसे अगर आप रात दिन अच्छी किताब पढ़ेंगे, बाबूजी ने स्कूल क्यों खोला, इन्होंने क्यों कॉलेज खोला, इन्होंने क्यों छात्रावास खोला, सिर्फ पढ़ाई की आसपास कि 4 दीवारी बनाएंगे तो अंदर पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी हो, पढ़ाई के लिए हॉस्टल हो, पढ़ाई के लिए स्कूल हो, पढ़ाई के लिए रूम हो, सब पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में ला करके बांध करके बैठाओ और पढ़ाओ तो वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बच्चे एक तरीके से कच्ची मिट्टी होती है, जैसे आप उनको आप दोगे, जैसा वातावरण दोगे वो वैसा बन जाएगा। अब आप काम पे जाते हो क्योंकि आपको घर चलाना है, आप काम पे जाओगे, खेतीबाड़ी करोगे, कमटा मजदूरी करोगे, कोई नौकरी भी करेंगे, कोई टीचर है, मार से बाहर जाएंगे, पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले अपना पहला काम आज से ये कर लो, इस संस्थान से ये शपथ लेके जाइए कि मेरे बच्चे को मैं सोशल मीडिया, टीवी और कोई बुरी संगत, नशा पत्ता तो मतलब बिल्कुल ही वर्जित ही है, वो तो बल्कि ताउम्र वर्जित है, वो तो ताउम्र वर्जित, चाहे बूढ़े भी हो जाए। लेकिन ये सोशल मीडिया, ये फिल्मी सिनेमा, ये गाने, ये जो कल्चर है या जो वेस्टर्न कल्चर अपनाते हैं, उससे आपको दूर रखना है। बच्चों को सबसे पहले, महिलाओं को, बच्चों को उनसे दूर रखिए। उनको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए दीजिए, अच्छे गेम्स खेलने के लिए दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्थान का उपयोग कीजिए। जैसे इस संस्थान के अंदर साप्ताहिक बैठक रखिए, उसमें सभी बच्चों को बुलाइए, सभी बच्चों को, जो भी मार्ट साहब आपके यहाँ बैठे हैं या आसपास स्कूल के हो या आपके समाज के हो, दूसरे समाज के हो, उनको बुलाइए, उनको बोलिए कि हमारे बच्चों से आप बात कीजिए, बच्चों का टेस्ट लीजिए, बच्चों को ज्ञान दीजिए और उन बच्चों को मोटिवेट कीजिए। इस तरह के आप फंक्शंस रखते हैं, मैं बहुत इसको अच्छा मानती हूँ। क्योंकि जब फंक्शन होता है, जब इस तरह का माहौल होता है, तो बच्चा जब आगे आकर के किसी के हाथों से इनाम लेता है, किसी के हाथों से प्रशस्ति पत्र लेता है, तो वो बहुत खुश होता है। हमने भी लिया, हमारे भी 10वीं में, 12वीं में जब अच्छे नंबर 10वीं में आया, 10वीं में मिला तो 12वीं में पता चला, 10वीं में पता चला, छोटे थे, पता चला कि ये जो बड़ा वाला इनाम है वो बड़े नंबरों के वालों को मिलता है। उस समय इतनी बुद्धि थी, हमारे नंबर कम थे इसलिए मैं थोड़ा छोटा इनाम मिला। तो हमने कहा कि नहीं, हमें बड़ा इनाम लेना है। पड़ोस वाली लड़की को बड़ा इनाम मिला, तो मेरे पापा ने कहा कि बड़े के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ूंगी। और फिर मैंने अच्छी पढ़ाई की, 75% से ऊपर नंबर लाए, तो फिर वो 75% से ऊपर जो इनाम देते थे समाज में, वो इनाम मिला। तो वो एक मेरे, अगर मेरे को वो इनाम नहीं दिया जाता समाज की तरफ से बुला करके, छोटा भी, तो शायद मैं मोटिवेट नहीं होती, शायद मुझे पता ही नहीं चलता 10वीं कक्षा में बच्चों को क्या बुद्धि होती है, नहीं होती, मुझे भी नहीं। तो इस तरह से प्रशस्ति पत्र देने से, इसलिए जब मोटा राम जी मुझे कहा कि आप आइए, बालिका प्रोत्साहित होगी, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊँगी। जहाँ मैंने नौकरी की है, जिस धरती पे रह करके मैंने सेवा का काम किया, इस नौकरी में मैंने जो अंश दिया है, उस जगह पर आकर के मैं जरूर अपने उद्बोधन से किसी, अगर 2-4 बच्चियां भी अगर मुझे सुनेगी, 2-4 बच्चे भी मुझे सुनेंगे और बड़े होकर के ये कहेंगे कि वहाँ पर मैडम आए थे, उन्होंने मुझे सिखाया कि सोशल मीडिया से दूर रहो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो और हमें कुछ शिक्षा दी और हम कुछ बन पाए, तो यही मेरी एक तरीके से जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। इसलिए मैं जरूर आऊँगी। इसलिए चाहे लेट भी हुआ, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों को ये समझाने आई हूँ कि आपके बच्चों को आप ये समझाएं कि वो जब छोटे हैं, वो एक कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करें। वो बहुत बड़ा ज़्यादा कुछ नहीं बन सकेंगे, लेकिन अगर सोशल मीडिया से अगर वो दूर हो गए तो एक अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे। वो इतने अच्छे इंसान बन जाएंगे कि 4 लोगों के बीच में वो बैठ करके ज्ञान की बातें करेंगे, जो बड़े बुजुर्ग बात जो सिखा गए हैं उनकी बातें करेंगे। आप मान के चलिए कि इस संस्थान में, आज इस संस्थान की नींव रखी गई, संस्थान का मतलब एक तरीके से आज के दिन को आपको हर वर्ष मनाएंगे, आज के दिन को याद करेंगे, तो
आपको इस संस्थान की अंदर जो भी आपको फैसिलिटी मिलेगी, चाहे लाइब्रेरी मिले, अपने बच्चों को जरूर भेजें। संस्थान की कमेटी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने कुसीब के एकदम बॉर्डर का ये गांव, कुसीब गांव जो है, सरपंच साहब को पता है, पीने का पानी भी यहाँ अवेलेबल नहीं है ज्यादा, तो ऐसा नहीं, गांव बालोतार से बिल्कुल नजदीक है, खिवाना से नजदीक है, ऑन रोड है, बड़ा सा गेट बना रखा है, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ मुझे पता है कि बहुत सारी यहाँ पर अभी भी बहुत चीजों की असुविधाओं की कमी है। तो अपने को ये संकल्प लेना है सबसे पहले कि यहाँ जितने भी स्कूल है, उन स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा स्कूल जाकर के पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कुमार साहब पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, ये आपकी ड्यूटी है। आपको स्कूल जाके अपने बच्चों को जरूर देखना चाहिए। स्कूल का गेट हमेशा खुला रहता है, वहाँ पे अभिभावक जा भी सकते हैं और अपने बच्चे को देख भी सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है आपका, उसकी क्या स्थिति है, क्या उसको पीने के लिए पानी मिल रहा है, क्या उसको बैठने के लिए जगह मिल रही है, किताब मिल रही है, उसके साथ कोई ऐसी छुआछूत की कोई घटना तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको जरूर आवाज भी उठानी चाहिए। मैं एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आप सभी को ये कहूंगी कि एक सरकार की मतलब ये जो मंशा है वो यही है कि छुआछूत भगाओ, हमारे बीच में सामाजिक सद्भाव हो, इस भेदभाव को मिटाओ। तो आप बड़े बुजुर्गों का ये भी एक काम है कि अपने समाज के अंदर किसी भी तरह की कुरीति को कोई स्थान नहीं मिले। जितने भी आपके समाज के मुखिया हैं, आपके समाज के टीचर्स हैं, पढ़े लिखे यहाँ से कोई और भी अफसर हैं, तो उनको आपको बार बार बुलाना भी चाहिए। एक ये भी है, जैसे आज आपने फंक्शन रखा है, माताएं बहनों को बुलाया, आप भी आए हैं सभी, तो ये एक संस्थान, आपके संस्थान का एक ध्येय होना चाहिए कि हर वर्ष हम जो भी अच्छे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को आगे से आगे उनको आर्थिक एक तरीके से सहायता की कमी नहीं हो। जैसे कोई बच्चा अगर अच्छा पढ़ना चाह रहा है, उसको कोई कोचिंग की आवश्यकता है, तो संस्थान का ये काम होना चाहिए कि समाज में ऐसा कोई बच्चा पीछे नहीं रह जाए जो ये कहे कि मेरे पास फीस होती, मेरे पास में पैसे होते तो मैं भी बाहर जाके पढ़ता और मैं भी कुछ बनता। अगर वो बच्चा 80% 70% ला रहा है या 60% भी ला रहा है, लेकिन अगर वो आपको कहता है कि मैं अच्छा नंबर लाऊंगा, मुझे